हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले आप जानिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जो अपने देश के प्रति, जो अपने राष्ट्र के प्रति जो प्यार की भावना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो प्यार की भावना होती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे अगर भारत मैच जीत जाता है तो खुशी भारत के जितने भी लोग हैं सभी को होती है, जितने भी लोग हैं सभी को खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवाद है, यानी भारत से सभी लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो राष्ट्रवाद का मतलब है जो अपने देश के प्रति प्यार का क्या है, भावना है। इसके लिए नहीं कि भारत जो मैच जीत जाती है और हम लोग खुश हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। पैसे की बात नहीं, यहाँ पर प्यार की क्या है, भावना है, यानी राष्ट्रवाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी अपने या समाजवाद पूछे तो समाजवाद यानी समाज के प्रति जो प्यार की भावना होती है, उसी को हम लोग कहते हैं समाजवाद कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, राष्ट्रवाद के बाद आता है उदय। उदय का मतलब हुआ जो धीरे धीरे किसी चीज़ का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी इस प्रकाश धीरे धीरे उदय होता है, यानी राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय बोला तो कहाँ हुआ, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ, तो यूरोप में। यूरोप के अंदर पूछेगा कहाँ, यूरोप के अंदर कहाँ राष्ट्रवाद, तो यूरोप एक महादेश है और उस महादेश के अंदर एक देश है जिसका नाम फ्रांस है, और फ्रांस से राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम पूरा यूरोप आप लोगों को घुमाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। अब यहाँ आता है एक राष्ट्र होता है, उसके बाद राज्य होते हैं, उसके बाद देश होता है। देखिए, देश के अंदर जन होते हैं और भूमि होती है। जन का मतलब हुआ लोग और भूमि का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और राज्य के अंदर में जन होते हैं, भूमि होती है और संप्रभुता होते हैं। यहाँ पर संप्रभुता का मतलब हुआ जो यहाँ का जो निर्णय है ना, लोग लेंगे। क्या लेंगे, लोग लेंगे, यानी लोगों के द्वारा क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ संप्रभुता हुआ, यहाँ पर अलग हो जाता है। और उसके बाद आता है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब राष्ट्र में जन भी होंगे, भूमि भी होगा, संप्रभुता भी होगा और संस्कृति भी हुआ। संस्कृति का मतलब ये हुआ जो एक जैसा भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे यहाँ पर, है ना। एक जैसे समाज में, जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो भारत में अगर कुछ भी होता है तो खुशी होती है, खुशी का बात है तो खुशी होती है। जैसे भारत मैच जीत जाता है तो हम लोगों को खुशी होता है। अगर भारत के अंदर कुछ ऐसा हुआ तो सभी लोगों को तकलीफ होती है, मतलब इस ढंग की बात है। तो इसी को कहते हैं संस्कृति। अब यहाँ पर बात आती है राज्य। राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनता। क्या कहते हैं, जनता कहते हैं। राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं उसको हम लोग जनता कहते हैं। और राष्ट्र के अंदर जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं नागरिक। क्या कहते हैं, नागरिक। ठीक, आप समझ गए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देश की। देश किसको कहते हैं, देश। जैसे हमारा देश भारत है, 1947 से पहले हमारा देश जो था कई छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों का क्या चलता था, शासन चलता था। इसीलिए हमारा देश जो था छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। और उससे पहले हमारा देश राज्य में था, यानी राज्य का मतलब हुआ राजतंत्र था, यानी राजाओं का काम था, यानी राजा इसके यहाँ पर क्या करते थे, राजतंत्र का मतलब हुआ राजा वहाँ का सब कुछ करते हैं। तो वही राजतंत्र था हमारा देश, है ना। उस समय हम लोग यहाँ के राज्य के अंदर जो लोग रहते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, जनता कहते थे। और उस समय राजतंत्र जब चलता था तो यानी जो भी निर्णय लेते थे तो कौन लेते थे, राजा लिया करते थे। ठीक है, आगे उसके बाद होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी इसको अब राष्ट्रवाद के बारे में अब हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले, खूब अच्छा से इसको समझेंगे। अब यहाँ आते हैं। अब पहले देख लीजिए विश्व के 7 महाद्वीप। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, आपको याद करना है। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका और पाँचवा अंटार्कटिका और छठा यूरोप और
7वां ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले खूब अच्छे से। अब देखिए यूरोप के अंदर जो है रूस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, ये सब देश हैं। ये सब क्या है? रूस का देश है, सॉरी यूरोप का क्या है? देश है। यूरोप एक महादेश है और उस महादेश के अंदर ये सब क्या है? देश है। जैसे हम लोग अफ्रीका महादेश में रहते हैं, भारत, उसी प्रकार से यूरोप क्या है? एक महादेश है और महादेश के अंदर ये सब क्या है? देश है। और इस देश के अंदर एक जो देश है ये फ्रांस। आज हम फ्रांस के बारे में मतलब कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। अब हम चलेंगे फ्रांस, यानी यूरोप के अंदर हम चलेंगे जहाँ से राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, चिंगारियाँ निकला था, वहाँ हम चलेंगे। फ्रांस में आप चलते हैं, तो चलिए हमारे साथ फ्रांस। आप देखिए फ्रांस जाने के बाद यहाँ देखिए फ्रांस की क्रांति हुई। क्रांति का मतलब हुआ बदलाव। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। किसी चीज़ का क्या होता है? बदलाव होता है। यानी फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 मई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और क्रांति से पहले वहाँ पर फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था। राजाओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था, राजाओं के द्वारा लिया जाता था। तो वहाँ पर उस फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ का जो शासक था लुई 16वां था। देखिए यहाँ लुई 16वां था वहाँ का शासक, क्या का? फ्रांस का। और वहाँ पर जब फ्रांस का शासक था लुई 16वां, तो वो जो थे दुरुपयोग कर देते थे लोगों का, है ना। हमारा जो अधिकार था वो अधिकार पर कब्जा कर लेते थे। मतलब हमको इस ढंग से राजतंत्र में यही होता है, जो वो कह दिया वही आपको करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत परेशान, ये लुई 16वां क्या करते थे? वहाँ के नागरिकों को बहुत परेशान करते थे। तो वहाँ के लोगों में एक चिंगारी उठा, किसका? राष्ट्रवाद का उदय हुआ वहीं से, यानी फ्रांस की क्रांति से। यानी 14 मई 1789 में फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ? वहाँ से स्टार्ट हुआ। जब वहाँ से स्टार्ट हुआ तब उसमें नया नया बदलाव आने लगा, यानी नागरिक हो गए। वहाँ के जो लोग थे, यानी यहाँ पर राजतंत्र था 1789 से पहले। लुई 16वां यानी वहाँ के शासक थे, यानी राजा थे। तो उस समय वहाँ के लोगों को, यानी नागरिक को हम लोग क्या कहते थे? जनता कहते थे। उस समय वहाँ पर क्या कहते थे? जनता कहते थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय जब बदलाव हो गया तो उसको कहने लगे नागरिक। वहाँ के लोगों को क्या कहने लगे? नागरिक कहने लगे। उसके बाद वहाँ एक नया राष्ट्रीय क्या हो गया? ध्वज बन गया। यानी फ्रांस का एक अपना क्या हो गया? झंडा तैयार कर लिया। और सब ने, पहले तो ये था जो लुई 16वां को सब मार उड़ के भगला दिया वहाँ से। कहा कि चलो भाई अब हम तुम्हारा इस चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तुम्हारे अंदर नहीं रह सकते हैं। काहे कि अब तुम जो कर रहे थे ना, इतना क्रूर शासक कभी नहीं देखे थे, है ना। तो वही वो क्रूर था ये, है ना। जनता के साथ मतलब कुछ ऐसा कर रहा था, मतलब बहुत बुरा करता था। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसको क्या किया? खदेड़ के बाढ़ कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर एक नया राष्ट्रीय ध्वज तैयार हुआ। वो कैसा था राष्ट्रीय ध्वज? तो तिरंगा की तरह था। यानी फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ उस समय जो बदलाव हुआ था, उस समय वहाँ का ध्वज यानी झंडा जो था किसके जैसा था? तो तिरंगा के जैसा था। आप देखिए वहाँ का जो फ्रांस का जो भाषा को जो था ना, उसके राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया। तो 1700 क्रांति में क्या क्या हुआ आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? एक संविधान का निर्माण हुआ, यानी संविधान बन के तैयार हो गया। यानी यहाँ से लुई 16वां को पार कर दिया। फ्रांस की क्रांति आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा, वहाँ आप खूब अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके। अब क्या हुआ? वहाँ पर संविधान बन के अपना तैयार हो गया। संविधान तैयार हुआ, इसका मतलब कानून वहाँ बन गया, है ना। हो गया एक संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान बन के तैयार हो गया, यानी यहाँ का क्या हो गया? अपना कानून हो गया। यहाँ के लोग जिसको जनता कहते थे उसको अब नागरिक में बदल दिया गया। क्या है कि जनता उसमें कहते हैं जिस जहाँ पर राजतंत्र चलता है, तो वहाँ में जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जनता। और उसको अब नागरिक बोलना स्टार्ट कर दिया गया। और नया वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज हो गया तिरंगा, आपने देखा। उसके बाद जो है यहाँ एक संविधान बना, यानी कानून वहाँ चालू हो गया। लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में
जो होता था, तो लोकतंत्र आ गया, यहाँ अपना एक नियम बना यानी संविधान तैयार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो 1790 ईस्वी में यहाँ के जो सैनिक थे यानी फ्रांस के जो सैनिक थे वो यूरोप के सभी देशों में, यानी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ वो घूम घूम के ये चीज़ का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। लोकतंत्र का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। जो ये राजा जो है ना, यानी राजा से प्यार करना ही हमारा क्या है, राष्ट्रवाद है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हम अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ये जो गया यहाँ से घूमना चालू कर दिया, यानी यूरोप के जो इतना ये सब देश है ना, इस सब के अंदर ये सब क्या किया, यहाँ से फ्रांस की जो सेना थी 1790 ईस्वी में घूमना चालू कर दिया। ये राष्ट्रवाद का क्या करने लगा, प्रसार चालू कर दिया। तब क्या हुआ, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उसके बाद यहाँ से 1789 में फ्रांस की क्रांति होने के बाद ये लुई 16वां को यहाँ से मार के क्या कर दिया, भगा दिया। जब भगा दिया तो 1791 ईस्वी में यहाँ के एक संविधान बन गया, यहाँ का एक नियम बन गया, कानून बन गया। और ये कानून जब बन के तैयार हुआ तो इसी बीच 1799 ईस्वी में एक नेपोलियन नाम का एक सैनिक आया, जो फ्रांस के ही लोग, यानी ये सैनिक थे नेपोलियन, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये आए और यहाँ पर कहने लगा जी जो संविधान बना है ना, ये गलत है ना। अब क्यों गलत है, तो अभी हम बताते हैं क्यों गलत है। ये नेपोलियन के अनुसार ये संविधान जो यहाँ बना है, कानून जो यहाँ बना है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, काहे कि यहाँ जो संविधान और कानून जो बना है ना फ्रांस में, वो फ्रांस में जो कानून है, वो कानून का जो शक्ति है ना, वो सिर्फ अमीरों के पास रहता है। इसीलिए वो क्या कहा नेपोलियन ने, ये क्या है, जो संविधान बना है ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहे कि संविधान यानी कानून जो है हमेशा, मतलब ये सब इस सब चीज़ का शक्ति यानी कानून का शक्ति अमीरों के हाथ में जाता है, जिससे गरीब क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या किया गया, ये लुई 16वां नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ से यहाँ का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। तो इसको यहाँ तक समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए। अब आए दोस्तों नेपोलियन जैसा कि आपने देखा कि नेपोलियन ने इसको फ्रांस में जो कानून बना था उसको क्या किए, नेपोलियन बोला जो यहाँ जो है ये यहाँ का जो कानून है ये अमीरों के हाथ में है, इसीलिए वो गरीबों को क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो यहाँ का क्या थे, शासक थे, यानी फ्रांस का सेनापति था, है ना। तो उसके बाद उसी को क्या बना दिया गया, वहाँ फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। और वहाँ से स्टार्ट हो गया कौन वहाँ का शासक बन गया, तो नेपोलियन, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। अब देखिए नेपोलियन जो था शासक था 1804 से लेके 15 तक नेपोलियन वहाँ का क्या रहे, शासक रहा। उसके बाद आया नेपोलियन संहिता। पूछेगा नेपोलियन संहिता का बात जो कब हुआ था, बना था, तो उसको कहेंगे 1804 में। इसका उपनाम है तो अभी बताया है नेपोलियन बोनापार्ट, यानी नेपोलियन का उपनाम है नेपोलियन बोनापार्ट, उसका उपनाम है, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ फ्रांस की क्रांति में सेनापति था कौन, नेपोलियन जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें क्या था, ये सेनापति था। और बाद में जाके ये क्या बन गया, वहाँ का सम्राट बन गया। ठीक, अब देखिए 18 मई 1804 ईस्वी से 6 अप्रैल 1814 तक सम्राट रहा कौन, नेपोलियन उससे ज़्यादा तक भी रहा। यहाँ है नेपोलियन का युग है 1804 में शुरू हुआ था, 1815 में क्या हो गया, अंत कर गया। यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने यहाँ पर करा दिया। ऐसा नहीं जो आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये पहला वीडियो है यानी पार्ट 1 है। आप यहाँ तक आप लोग खूब अच्छे से अगर समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। तो ये पहला पार्ट था, फिर आते हैं अगले पार्ट में, तो इससे आगे के जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। बेस्ट ऑफ लक।